जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहब एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम छत्तीसगढ़ पीडीएलएड 2017 के अब शिक्षक अभिरुचि पोर्शन को हल कर रहे थे। एक पार्ट मैंने वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने 2017 के 15 क्वेश्चन हल किए थे। ठीक है, अब बाकी बचे 15 जिसको इस वीडियो में मैं हल करने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, जितना भी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आपके लिए उसे डीपली एनालिसिस करता हूँ, स्पेशली आपको डिफाइन करके देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि शिक्षक अभिरुचि के क्वेश्चंस को हल कैसे करना है। ठीक है, तो आज भी 15 प्रश्न है साथियों, डीपली एनालिसिस करूंगा, आप जान पाएंगे कि हल कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, सन 2017 का 16वां क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण संबंधित नहीं है। तो क्या संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, वाद विवाद प्रविधि, समस्या समाधान, कोऑपरेटिव लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, रटन स्मरण शक्ति। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रटन स्मरण शक्ति, क्योंकि वाद विवाद जो प्रविधि है वो प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है और बच्चों के समस्या का समाधान करना ये भी प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत ही आता है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग ये भी प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत आता है, परंतु जो रटन स्मरण शक्ति है वह प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि जो रटन स्मरण शक्ति है ना दोस्तों, इसमें ज्ञान अस्थायी रहता है। ठीक है, आप पढ़ाओ या ना पढ़ाओ एक ही मतलब का रहता है। ठीक है, बच्चों को भाई रटेंगे तो तुरंत याद तो हो जाएगा, परंतु उसको एक दिन दो दिन बाद पूछेंगे ना तो वो बता नहीं पाएगा, और वो रट रहा है बच्चा तो प्रश्न का उत्तर कहना क्या चाह रहा है ये समझने की कोशिश भी नहीं करता। ठीक है, मतलब जो प्रश्न का उत्तर है या फिर कोई भी विषय वस्तु है उसको वो ठीक से डीपली तरीके से समझ नहीं पाएगा। ठीक है साथियों, इस कारण से जो रटन स्मरण शक्ति है वह प्रभावी शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता, प्रभावी शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, रटन स्मरण शक्ति, क्योंकि जो संबंधित नहीं है उसी को आपको बताना था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र को श्रवण संबंधी समस्या है, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपका क्या कर्तव्य बनता है? छात्र को पहचानेंगे और उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे। जी बिल्कुल, ये आपका आंसर हो सकता है। यह आपका सिर दर्द नहीं है, अतः आप उदासीन रहेंगे। तो भैया ये आप सिर दर्द है ये सोचोगे तो ये गलत बात है एक शिक्षक के नाते, है ना। ये समस्या है बच्चों को, और कोई बच्चा मान लो समस्या से ग्रस्त है इस प्रकार के और आप उदासीन रहेंगे तो ये उचित नहीं है। ठीक है, एज अ टीचर। ऑप्शन नंबर सी कहता है आप उसे विशेषज्ञ के पास इलाज के लिए भेजेंगे। तो ये काम जो है उनके मम्मी पापा, उनके अभिभावकों का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कहता है आप अन्य शिक्षकों, उसके माता पिता व प्रिंसिपल से कहेंगे कि उसे विशेष बालकों के स्कूल में पढ़ाएं। तो भैया कोई बच्चा समस्याग्रस्त है तो हम उसके समस्या को वहीं पर ना सुलझा के ये बोलेंगे कि इसको ले जाओ विशेष कक्षाओं में, विशेष स्कूलों में ले जाके पढ़ाओ, तो बच्चा क्या सोचेगा? बच्चा ये सोचेगा कि मैं गया गुजरा हूं, मुझमें भारी कमी है, इस कारण तो सर बोल रहे हैं किसी विशेष स्कूल में भेजने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, है ना। और उसको, उस बच्चे को भले कमी है लेकिन उसको समान रूप से अधिकार है कि वो अपने दोस्तों के साथ, जिसको जानता है अपने आस पड़ोस में पढ़ सके, अपने घर के पास जो स्कूल है उसमें पढ़ सके, है ना। उसे विशेष स्कूल के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसा हम करेंगे ना तो ये अन्याय होगा बच्चों के साथ। तो ये भी ऑप्शन नंबर डी भी आपका उचित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा, छात्र को पहचानेंगे और उसके अनुसार व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और यही कर्तव्य है एक शिक्षक का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, एक गरीब परिवार का छात्र प्राइवेट कोचिंग की ट्यूशन फीस नहीं दे सकता, ऐसे में आप उसकी क्या सहायता करेंगे एज अ टीचर? उसे अतिरिक्त समय देंगे, उसे समय देने से मना कर देंगे, उसमें डर पैदा कर देंगे, या फिर उस पर ध्यान नहीं देंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा साथियों, यदि आप टीचर हैं तो आप ऐसे पढ़ाओ स्कूल में कि उसे, उस बच्चे को या फिर किसी भी बच्चों को ट्यूशन जाने की नौबत ही ना आए या फिर आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। यही तो कर्तव्य हम शिक्षकों का कि भैया ऐसे पढ़ा दो आप टॉपिक को कि उसको, उस टॉपिक को और कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना हो, है ना। लेकिन मान लो है भी तो उसे समय देने से मना कर देंगे तो ये गलत बात है। ठीक है, उसमें डर पैदा कर देंगे ये भी गलत बात है, उस पर ध्यान नहीं देंगे ये भी उचित नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर किसी बच्चों को स्कूल के अतिरिक्त और ट्यूशन की आवश्यकता है तो आप ही उसे अतिरिक्त समय दीजिए ना। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। ठीक है, उस बच्चे को सुधारने का, उसके जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का।
है ना, आप उसको अतिरिक्त समय दे दीजिए, उसको ट्यूशन की कहीं बाहर आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षक और माता पिता छात्र में बुद्धि के विकास को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि इससे शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक सुविधा व सम्मान मिलता है, या फिर जोखिम लेने का व्यवहार कम होता है, इससे आश्रित व्यवहार आता है, या फिर इससे आज्ञाकारी व्यवहार आता है। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी थोड़ा सा सही है, और इससे आश्रित व्यवहार आता है ऑप्शन नंबर सी, ये तो बिल्कुल उचित ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छा आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक सुविधा व सम्मान, है ना। क्योंकि आपका बेटा यदि अच्छे से पढ़ाई करता है, उसके बुद्धि का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, तो निश्चित ही वह बहुत आगे जाएगा और निश्चित ही एक पद को प्राप्त जरूर करेगा। अब पद को प्राप्त कर रहा है मतलब उसके पास शैक्षिक उपलब्धि हो जाएगा, है ना भाई। शैक्षिक उपलब्धि है तभी तो वो किसी पद को प्राप्त करेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। सामाजिक सुविधा, अब जॉब में चला गया, किसी पद को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित ही सामाजिक सुविधा उसको प्राप्त होगा उसकी मेहनत की कमाई से, और उसको सम्मान भी मिलेगा समाज में, ठीक है, क्योंकि उसके पास पद है। तो ये सब जो है मिलता है ना। इस कारण से जो शिक्षक और माता पिता हैं वो छात्र में बुद्धि के विकास को बहुत ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक उपलब्धि और सामाजिक सुविधा व सम्मान। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, जब छात्र आपकी कक्षा में नहीं आते तब आप क्या करेंगे बताइए। छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति जानते हुए चुप रहेंगे, छात्रों पर अनुपस्थित रहने का आरोप लगाएंगे, कुछ रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने की सोचेंगे, ऑप्शन नंबर डी है कारण जानने व उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बिंदु यह है कि यदि आप रुचिपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ाते अपनी क्लास को या बच्चों को, तो निश्चित ही बच्चे इंटरेस्ट लेंगे नहीं और स्कूल की तरफ आएंगे नहीं, है ना। तो ये हो सकता है ना। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में वही लिखा है, कुछ रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने की सोचेंगे। ये भी लगभग 95% सही है, ये आंसर हो सकता था। लेकिन ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है आपको, कारण जानने व उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यही तो सबसे प्रथम सीढ़ी है ना भाई। कोई बच्चा आपके स्कूल नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल नहीं आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कारण जानने व उसे दूर करने की ही कोशिश करेंगे, है ना। यदि आपको पता चलता है कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, इस कारण से स्कूल नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, कुछ रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ाने की सोचेंगे। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर सी है वह दूसरा सीढ़ी है ना। तो सबसे पहला कदम या फिर पहला कर्तव्य क्या होगा एक टीचर के लिए, कि कारण जाने और उसे दूर करने का कोशिश करे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, लेकिन ये दूसरा सीढ़ी है, दूसरा पायदान है। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सके, कम समय में अधिक जानकारी दे सके, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, या फिर दिए गए कार्य को सावधानी से जांचे। तो प्यारे साथियों, कक्षा को नियंत्रित करे ये भी लगभग सही है आपका, ठीक है, परंतु यहां पर और ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। ये भी लगभग सही है, हो सकता है आपका आंसर। अगला है कम समय में अधिक जानकारी दे, है ना, ये भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, ये बहुत ही जबरदस्त आंसर है आपका, है ना। दिए गए कार्य को सावधानी से जांचे, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, बी हो सकता है और सी हो सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें, तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। यदि आप प्रेरित कर देना बच्चों को, तो बच्चों को स्पेशली ट्रीट करना या फिर पढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बच्चा खुद से करने लगता है। फिर बस आप प्रेरित कर दो, अगर प्रेरित हो गया ना बच्चा, तो रियलिटी में, है ना, आप कुछ नहीं बोलेंगे फिर भी वो अपना काम करता जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बखूबी तरीके से खुद से करने लगेगा। जब खुद से करेगा तो और बेहतर तरीके से सीखेगा और ज्ञान एकदम ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो यही है कि एक प्रभावशाली शिक्षक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, बहुत आसान है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर सी जानकारी देना, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अब देखिए यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, तीनों होना था। मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर डी में क्या होना चाहिए था, ए बी सी तीनों, ऐसा होना चाहिए था, है ना, क्योंकि तीनों ही आपका सही है। लेकिन चूंकि यहां पर देखिए ये तीनों आंसर है ना, और यहाँ चौथा जो ऑप्शन है वो दिया गया है ए और बी दोनों, तो
ए और बी दोनों को आप शामिल कर लीजिए, भले ऑप्शन नंबर सी छूट रहा है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इन दोनों को शामिल कर लो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्या हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तर्क क्षमता का विकास करना, चिंतन क्षमता का विकास करना, और ये भी है ना, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं गया। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न साथियों, अभिप्रेरणा एक प्रत्यय है, तो अभिप्रेरणा क्या चीज है आपको पूछा जा रहा है। मनोसामाजिक है, मनोशारीरिक है, सामाजिक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है, क्या चीज है आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा होता क्या है साथियों, यदि कोई बच्चा अपने प्रेरणा से, मतलब उसके मानसिक प्रेरणा से वो खुद समाज में एक व्यवहार करता है सभी चीजों के लिए, चाहे वो इंसान के प्रति हो, चाहे किसी चीज के प्रति, उसका एक व्यवहार होता है ना, एक शैली होती है उनको डील करने की। ठीक है, वही अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधा सिंपल शब्दों में कहूं तो बच्चे के मन मस्तिष्क में एक ऐसी प्रेरणा जिस प्रेरणा की वजह से वह समाज में विभिन्न चीजों और इंसानों के साथ वो जो तालमेल स्थापित करता है और या फिर उसके प्रति वर्क करता है, जो भी है। ठीक है, मतलब उसका व्यवहार ही बोला जाए तो ये है क्या चीज। तो भैया ये तो सबसे पहली बात, ये मनोदशा है। ठीक है, क्या है, मनोदशा है और स्वयं की प्रेरणा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मनोसामाजिक, क्योंकि जो मनोदशा जिस प्रकार की होती है अभिप्रेरणा के अंतर्गत वो समाज से ही रिलेट होता है, तो ये मनोसामाजिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मनोदशा की प्रेरणा के कारण जो है समाज के प्रति उसका व्यवहार होता है, यही अभिप्रेरणा है, तो ये मनोसामाजिक होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है होगी साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए सही नहीं है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, बिल्कुल सही है भाई। शिक्षण संशोधन है, ये भी सही है बिल्कुल। शिक्षण अनुदेशन है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में शिक्षण विज्ञान एवं कला है, तो ये भाई कहां से सही है ना। देखिए शिक्षण के अंतर्गत हम विज्ञान एवं कला का ज्ञानार्जन कराते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेकिन जो शिक्षण है वो स्वयं विज्ञान एवं कला है, ये उचित नहीं है, ये गलत हो रहा है। ठीक है, सेंटेंस जो है, इस कारण से यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण के लिए सही नहीं है, यही आपको चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षण विज्ञान एवं कला है, ये आपका गलत सेंटेंस है। ठीक है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर ये सभी। तो भाई व्यक्तित्व समायोजन है प्रकृति पर्यावरण के साथ भी, है ना, जीवन के साथ भी, प्रकृति के साथ भी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, एक छात्र अपनी समस्या शिक्षक से बांटना चाहता है, वह उसके घर पर मिलता है, ऐसे में शिक्षक क्या करें। भाई कोई लड़का के पास समस्या है, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे उसका पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, कुछ भी समस्या हो सकते, तो वो बच्चा उस समस्या को आपसे शेयर करना चाहता है, आप टीचर हैं, आपके घर आ जाता है वो बच्चा, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है उसे घर से भाग जाने की सलाह देंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा भाई, तो ये कैंसल। ऑप्शन नंबर डी है छात्र को चेतावनी देंगे कि कभी उसके घर ना आना, तो ये भी गलत बात है ना, तो ये भी कैंसल ऑप्शन जो है। अब बचा कौन, बी और सी। बी को देख लेते हैं, छात्र के माता पिता से संपर्क कर मदद पेश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है उचित सहायता देंगे और उसका मनोबल बढ़ाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। लेकिन सहायता देने से पहले, मनोबल बढ़ाने से पहले भैया आपको उसके छात्र के, मतलब छात्र के माता पिता से संपर्क कर मदद पेश करना होगा, है ना, क्योंकि भाई बच्चा किसका है, अपने अभिभावकों का है, तो सबसे पहले उन्हीं से संपर्क कीजिएगा, है ना, कि समस्या आखिर पर्टिकुलर क्या है, उसका समाधान क्या निकल सकता है। आप विचार विमर्श करेंगे पहले उसके मम्मी पापा के साथ, ये ज्यादा बेटर होगा। फिर उसके बाद जो भी सहायता की आवश्यकता है तो उचित सहायता देंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे। तो ये दूसरा स्टेप है ऑप्शन नंबर सी का, पहला स्टेप आपका यही होगा ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यही आप टिक करके आएंगे यदि ये प्रश्न रिपीट होता है तो। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, शालाओं को सामाजिक संस्था के तौर पर खाली स्थान समूह समझा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक, अतिरिक्त या फिर तृतीयक। तो यहाँ पर जो शालाएं हैं वो परिवार के बाद आता है, तो जो परिवार है वो प्राथमिक समूह हो जाएगा और द्वितीयक समूह हो जाएगा आपका शालाएं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। ठीक है साथियों, क्योंकि जो बच्चा है वो सबसे पहले संपर्क में आता है अपने परिवार के, है ना, उसके बाद परिवार के जस्ट बाद वो संपर्क में आता है अपने
शालाओं के, ठीक है, स्कूल के। तो जो परिवार है वो प्राथमिक जो समूह हो जाएगा और जो शालाएं हैं वो द्वितीयक समूह हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हुआ भैया? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शालाओं को सामाजिक संस्था समझा जा सकता है यदि ये छात्रों को ज्ञान देती है, ये अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान देती है, ये परंपराओं और मूल्यों का ज्ञान देती है, या फिर ये विभिन्न गतिविधियों का संगठन करती है। तो ये छात्राओं को ज्ञान देती है, थोड़ा सा सही है, ये भी हो सकता है। ये अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान देती है, ये भी आपका लगभग सही है। ये परंपराओं और मूल्यों का ज्ञान देती है, ये भी सही है, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए साथियों, ये विभिन्न गतिविधियों का संगठन करती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपके ये तीनों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों आ जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम जो शुरू के तीन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी को टिक ना करके सीधा डी को करेंगे तो ये तीनों भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये विभिन्न गतिविधियों का संगठन करती है। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, परंपरागत शाला और मुक्त शिक्षा शाला में मुख्य अंतर क्या है आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं समझा दूं, परंपरागत शाला और जो मुक्त शिक्षा शाला है वो क्या है। भाई आप स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, रेगुलर जाते हैं ना, वही क्या हो गया आपका परंपरागत शाला। और मुक्त शिक्षा, जहां पे आपको कॉलेज या फिर स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा एग्जाम दिलाते हैं। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी हो गया आपका, ओपन से दिलाते हैं ना 10वीं 12वीं, है ना। और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय है, जहाँ पे आप कॉलेजेस जो है प्राइवेट घर बैठे करते हैं, सिर्फ एग्जाम दिलाते हैं, तो वो मुक्त हो गया। और परंपरागत शाला मतलब हम पढ़ने के लिए भी जाएंगे हर दिन स्कूल या फिर कॉलेजेस और एग्जाम भी दिलाते हैं। समझ में आया ना बात? तो यहाँ पर देखिए, तो परंपरागत शाला और मुक्त शिक्षा शाला दोनों में ही क्या होता है? अनुशासन होता है ना। तो ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। मुक्त शिक्षा शाला में सांस्कृतिक मूल्य नहीं सिखाए जाते, तो दोनों में ही सिखाए जाते हैं, परंपरागत शाला में भी और मुक्त शिक्षा शाला में भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है, मुक्त शिक्षा शाला में आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है। तो भैया मुक्त में भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है और परंपरागत शाला में भी आधुनिक उपकरणों का प्रयोग होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत शाला में व्यक्तिगत स्पर्श होता है। ठीक है, तो यही अंतर हो जाता है साथियों। ठीक है, बाकी ऊपर के जो 3 सेंटेंसेस है उसमें कोई अंतर नहीं, वो दोनों में ही विद्यमान रहता है, परंपरागत में भी और मुक्त में भी। परंतु जो चौथा ऑप्शन में जो कहा जा रहा है, परंपरागत शाला में व्यक्तिगत स्पर्श होता है, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप तो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो टीचर से मेल मुलाकात तो होगा नहीं भैया, वहां डायरेक्ट सीधे ही समक्ष होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आप मुक्त में। लेकिन परंपरागत में आप जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पे टीचर आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, तो समक्ष होके आप डायरेक्टली पढ़ते हैं, है ना। तो इस कारण से परंपरागत शाला में व्यक्तिगत स्पर्श होता है और मुक्त शिक्षा शाला में व्यक्तिगत स्पर्श नहीं होता। यही आपका अंतर है, मुख्य अंतर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 2017 का 30वां प्रश्न, शिक्षक अभिरुचि का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, आप एक छात्र से कैसे पेश आएंगे यदि उसने गृह कार्य नहीं किया है? बोलोगे तुम इसे कब पूरा करोगे? आप बोलोगे तुमने इसे नहीं किया, कोशिश करो। तुमने इसे पूरा क्यों नहीं किया, ये बोलोगे। या फिर तुम बोलोगे, मतलब आप बोलेंगे तुम अब इस पर ध्यान मत दो। तो भैया ये ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत ही है, इसको निकाल के फेंक दो। आप बोलोगे तुम इसे कब पूरा करोगे, तो ये भी हो सकता है, बट इससे बेस्ट ऑप्शन में है आंसर, उसे देख लेते हैं। तुमने इसे नहीं किया, कोशिश करो। अब ऑप्शन नंबर सी में है तुमने इसे पूरा क्यों नहीं किया, ये भी बोल सकते हो, लेकिन इससे भी बेस्ट आपके ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए, तुमने इसे नहीं किया, तो आप प्रश्न करने के बजाय आपने उस बच्चे को एहसास करा दिया कि तुमने भैया होमवर्क नहीं किया है ना। पूछने की बजाय डायरेक्ट एहसास करा रहे हैं आप। ठीक है, और साथ ही बोलना है कोशिश करो। एहसास कराने के जस्ट बाद आप उस बच्चे की कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हो, है ना, उसको प्रेरित कर रहे हो कि कोशिश कीजिए, है ना। तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। तुमने इसे नहीं किया ये बोल के आपने उसे एहसास दिला दिया उसके गलती का, मिस्टेक का, है ना, और कोशिश करो करके आपने उसे प्रेरित भी कर दिया। तो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, तो आपको क्या टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाना है। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से दमदार और धमाकेदार वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार। हाँ, लास्ट में बोलूंगा इसका पहला पार्ट बन चुका है, उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है साथियों।